सुबह का नाश्ता हो चुका था। मानसी इस समय अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और उसका मन अपनी ही उलझनों में डूबा था। विराट की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मानसी, सचमुच दिल से। तुम मेरी जिंदगी हो। और फिर माजी का कहा वाक्य, जो प्यार करता है वही हक समझता है। मानसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली बार हुआ कि कोई उसके और विराट के बीच आया। विराट के प्यार को लेकर पहली बार उसने असुरक्षा का भाव महसूस किया और इसी असुरक्षा ने उसे वह महसूस करने पर मजबूर किया जिसे सोचने से वह बचती थी। नैना की मौजूदगी ने उसके मन में जलन की चिंगारी जलाई थी, लेकिन विराट की बातों ने उस चिंगारी को प्यार की गर्माहट में बदल दिया था। पहली बार विराट की अनुपस्थिति ने उसे उसकी अहमियत का एहसास करवाया था। उसकी हर छोटी बात, उसकी मुस्कान, उसकी शरारत, उसकी चिंता अब मानसी के लिए अनमोल बन चुकी थी और आज वह इस रिश्ते को नई रोशनी में देख रही थी। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगले कुछ दिन हवेली में शांति से बीते। 2 दिन बाद नैना शहर लौट गई थी और मानसी का मन अब कुछ हल्का और स्थिर था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने में और अधिक उत्साह से जुट गई थी। उसकी छोटी सी पहल अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन रही थी। गांव की हवा अब तेजी से बदलने लगी थी। पहले बेकार आवारा घूमने वाले या बड़े लोगों के घरों और खेतों में बेगार करने वाले किसान मजदूरों के बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे थे बल्कि अपने सपनों की बातें भी करने लगे थे। गांव की लड़कियां जो पहले चुप रहती थी अब अपने अधिकार को समझने लगी थी। कई मामलों में अब वे अपनी आवाज़ भी उठाने लगी थी। एक दिन गांव की एक लड़की राधा मानसी के पास आई। वह 18 साल की थी और उसकी आंखों में एक अजीब बसी जिद थी। भाभी, मेरा परिवार मुझे ज़बरदस्ती एक बूढ़े आदमी से ब्याहना चाहता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मानसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाने लगी। देखो राधा, तुम्हारी मर्जी सबसे ज़रूरी है। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। वैसे भी ये उम्र शादी की नहीं, जीवन में कुछ कर दिखाने की है। क्या मतलब भाभी? मतलब ये राधा कि आज तुम अपने पिता का कहा मानने को विवश हो तो कल जब विवाह हो जाएगा तो पति का मानना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी सोच, अपनी पसंद का क्या? और ये सब तभी होगा जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी। मानसी की बात सुनकर राधा सोच में पड़ गई। ये सब तो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। राधा ही नहीं, वहाँ मौजूद सभी लड़कियों के लिए ये आंखें खोल देने वाले विचार थे। उन्होंने अपने अस्तित्व के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सोचा। मानसी ने राधा को अगले दिन 4 बजे आने के लिए कहा। उसी दिन एक और लड़की काजल मानसी से मिलने आई। भाभी, मैं शहर में जाकर पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ शादी करनी चाहिए। आपने बिंदिया दीदी को पढ़ने का मौका दिलाया, मेरे लिए भी कुछ कीजिए ना प्लीज़, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी, काजल रोते हुए कह रही थी। बिंदिया ने उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसे कुछ लड़कियां लगातार अपनी परेशानियों के साथ मानसी के पास आ रही थी। मानसी की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग ला रही थी। गांव में अब शिक्षा का उजाला फैल रहा था। ये चमक उसी उजाले की थी। काजल, सुनीता, वृंदा, तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं तुम सब के साथ हूँ, लेकिन हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। तुम सब कल शाम 4 बजे यहाँ आना। अगले दिन 4 बजे सभी लड़कियाँ इकट्ठी हुई।
तो मानसी ने उन्हें समझाया कि जल्दबाजी में बगावत पर उधर आना कोई समाधान नहीं है। बिंदिया की तरह उन्हें भी घर वालों को समझाने की कोशिश करनी होगी, ताकि जो लड़कियां शहर नहीं जा सकती वो कोरेस्पोंडेंस से कॉलेज की पढ़ाई का फॉर्म भर सकती हैं। जो लड़कियां संपन्न परिवारों से हैं, शहर जाकर डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देख रही हैं, वे कोई पाप नहीं कर रही। बस उन्हें अपने घर वालों को मनाना चाहिए। लड़कियों को बात समझ आने लगी थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा का महत्व वे समझने लगी थी। गांव बदल रहा था, लेकिन गांव में ये बदलाव हर किसी को पसंद नहीं आ रहा था। गांव के संपन्न लोगों के विरोध के स्वर ठाकुर साहब और अमरेंद्र तक भी पहुंच गए। ठाकुर साहब, आपकी बहू की वजह से हमारे गांव की लड़कियां बिगड़ रही हैं। सही कह रहे हो भाई, मेरी लड़की शादी करने से इनकार कर रही है। कहती है बीए का फार्म भरवा दो। हमें सब पता है कौन लड़कियों के दिमाग खराब कर रहा है। अब तो घर में खेत में काम करने वाले छोटे बच्चे भी नहीं मिल रहे, जिन्हें 2-4 रुपए या बचा खुचा काना पकड़ा कर 70 काम करवा लेते थे। वे बच्चे अब नहीं आते। पूछने पर पता चलता है कि स्कूल गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही हो रहा है। गांव को भी शहर की हवा लग गई है और इसके लिए शहर वाली बहुरिया ही जिम्मेदार है। ठाकुर साहब के घर की आग अब हमारे घरों को भी झुलसा रही है। ये सारी बातें गांव के संपन्न लोगों की शिकायतें बनकर ठाकुर साहब के कानों में गूंज रही थी। जब बहुत दबाव बढ़ने लगा तो एक शाम इस मामले पर बात करने के लिए गांव की पंचायत बुलाई गई। ठाकुर साहब ने मानसी को भी वहां बुलाया। पंचायत गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग, पुरुष और कुछ औरतें वहां जमा थीं। ठाकुर साहब की अध्यक्षता में पंचायत शुरू हुई। मानसी घूंघट में थी, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ थीं। ठकुराइन, विराट, बिंदिया और सारिका भी वहां मौजूद थे। ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि गांव की मर्यादा पर आंच आई है। ये आरोप है कि शहर वाली बहू मानसी हमारे गांव की लड़कियों को बिगाड़ रही हैं। राधा अपनी मर्जी से शादी की बात कर रही है और काजल शहर में पढ़ने की जिद कर रही है। ये सब इस बहू की सिखावट का नतीजा है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। ठाकुर साहब, ये सही नहीं है। लड़कियों को इतनी छूट देना गांव की इज्जत के खिलाफ है। लड़कियां काबू से बाहर होती जा रही हैं। ऐसे तो लड़कियां खुला घूमेंगी। इस बहू को रोकना होगा। मानसी का खून खोल उठा। उसने घूंघट हटाया और बोलना शुरू किया। अक्षमा कीजिए बाबा, लेकिन अपने शब्दों पर पुनः विचार कीजिए। क्या लड़कियां भेड़ बकरियां या ढोर डंगर हैं जिन्हें काबू में रखना चाहिए? आप लोग मुझे दोष दे रहे हैं, लेकिन मैंने क्या गलत किया? राधा को अपनी मर्जी से जीने का हक है, काजल को पढ़ने का हक है। ये सब लड़कियां गांव की और आप लोगों की बेटियां हैं। इन्हें दबा कर रखना गलत है। हाल में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मानसी, तुम फिर से हमारी बात काट रही हो। तुम्हें इस पंचायत में बोलने का कोई हक नहीं। अमरेंद्र ने भी दहाड़ते हुए कहा। विराट की बहू गांव की मर्यादा को मिट्टी में मिला रही है। इसे अभी सबक सिखाना होगा। मानसी ने डर को एक तरफ रखते हुए कहा, सबक? मैं सच बोल रही हूँ। अगर सच बोलना गलत है तो मैं हर बार गलत करूँगी। गांव के कुछ पुरुषों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बहू को चुप कराओ, ये गांव को बर्बाद कर देगी। लेकिन तभी विराट खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी। बस, अब एक शब्द और नहीं। मानसी मेरी पत्नी है। वह जो कह रही है वह सही है। राधा और काजल को उनके हक मिलने चाहिए, और अगर कोई मानसी को जलील करने की कोशिश करेगा वह मुझसे टकराएगा। और आप लोग विचार कीजिए, इससे पहले अपनी अपनी बेटियों को कभी हंसते मुस्कुराते देखा था?
लड़कियां बिगड़ नहीं रही, वे तो सम्मान से जीना सीख रही हैं। बताइए, आगे पढ़ने का अधिकार तो उन्हें कानून भी देता है। लड़कियां बोल रही हैं, सवाल कर रही हैं, लेकिन घरों से भाग नहीं रही हैं। रेल की पटरी या पेड़ों से लटक कर जान नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनमें भी उम्मीद जगी है कि उन्हें इंसान समझा जाएगा। पंचायत में सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब ने उसे घूरा। मुन्ना, तुम अपने बाप के खिलाफ बोल रहे हो। विराट ने सिर झुकाए बिना कहा, बाबूजी, मैं आपके खिलाफ नहीं, सच के साथ हूँ। मानसी गलत नहीं है, वह गांव की बेटियों के लिए लड़ रही है और मैं उसके साथ हूँ। मानसी की आंखें भर आई। उसका दिल जैसे रुक सा गया। पहली बार किसी ने उसे चुप नहीं कराया था। पहली बार किसी ने उसका हाथ थामा था। वह विराट की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में आभार और प्यार दोनों थे। पंचायत में हंगामा बढ़ गया। कुछ लोग मानसी और विराट के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन कुछ युवा और औरतें चुपचाप उनकी बातों से सहमत थी। राधा और काजल भी वहाँ थी और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। राधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, पंचायत महोदय, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भाभी ने सिखाया कि मेरी ज़िंदगी मेरी है। मुझे एक बूढ़े के हाथ बेच देने का हक किसी को नहीं है। मैं पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। शादी उसके बाद करूँगी। काजल ने भी कहा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे टीचर बनना है, ताकि गांव के सभी बच्चे पढ़ लिख सकें। भाभी ने हमें बताया कि सपने देखना गलत नहीं है। सारिका ने भी हिम्मत दिखाई, बाबूजी, समय बदल रहा है, हमारी बेटियों को भी अपने हक चाहिए। मानसी ने हमें ये सिखाया। ठकुराइन, जो अब तक चुप थी, ने भी कहा, मुन्ना और बहू सही कह रहे हैं, हमारी बेटियों को दबा कर रखना गलत है। पंचायत में एक नया तूफान उठने लगा। गांव की कुछ औरतें जो अब तक चुप थी, धीरे धीरे मानसी के पक्ष में बोलने लगी। लेकिन ठाकुर साहब और अमरेंद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले ही पल गांव में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। मानसी, बिंदिया, सारिका, राधा, काजल, सुनीता, वृंदा और गांव की ढेर सारी औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगी। थोड़ी ही देर में वे औरतों एक बहुत लंबी ह्यूमन चैन में बदल गई, जिसमें गांव की बेटियां, बहुएं और माएँ शामिल थीं। वे नारे लगा रही थीं, हमारी बेटियां, हमारा हक, पढ़ेंगी, बढ़ेंगी, जीतेंगी बेटियां। मानसी सबसे आगे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। हम अपनी बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। विराट उसके बगल में खड़ा था, उसका हाथ थामे। उसकी आंखों में गर्व था। मानसी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा गांव के लोग हैरान थे। कुछ पुरुष विरोध में चिल्ला रहे थे, लेकिन औरतों की एकजुटता ने सबको चौंका दिया। वे लोग किससे लड़ते? सामने उनके ही घरों की बहुएं, बेटियां, बहनें थीं। सभी पंचों के साथ ठाकुर साहब और अमरेंद्र भी चलकर वहां पहुंचे। ठाकुर साहब की आंखें गुस्से से लाल थीं। ये क्या तमाशा है? ये बगावत बंद करो। लेकिन मानसी ने दृढ़ता से कहा, नहीं बाबूजी, ये बगावत नहीं, हक की लड़ाई है। हमारी बेटियां चुप नहीं रहेंगी। क्या गांव की औरतों की यह ह्यूमन चैन ठाकुर साहब के गुस्से को रोक पाएंगी? क्या मानसी और विराट का प्यार इस बगावत के तूफान में और मजबूत होगा? हवेली में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। आंगन में नौकरानियां काम में व्यस्त थी और ठकुराइन सुमित्रा देवी रसोई में दिन की तैयारियों का जायजा ले रही थी। लेकिन मानसी का मन आज कुछ और ही सोच रहा था। गांव की औरतों की ह्यूमन चैन ने न सिर्फ गांव की हवा बदली थी, बल्कि उसके अपने दिल की भी एक नई उम्मीद जगा दी थी। मानसी के मन में विराट के खुलकर साथ देने से बहुत तसल्ली थी। वह सोच रही थी, विराट, तुम मेरे साथ खड़े हो, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है।
मैं अब अकेली नहीं हूँ। पिछले कुछ दिनों में मानसी की पहल ने गांव में एक क्रांति ला दी थी। गांव की औरतों ने मिलकर एक संस्था बनाई थी, महिला उत्थान समिति। इस संस्था के जरिए वे विमेन वेलफेयर के काम कर रही थी। कुछ औरतें सिलाई कढ़ाई सीख रही थी, कुछ पढ़ाई की क्लास ले रही थी और कुछ अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही थी। राधा ने सबकी मदद से बेमेल शादी कैंसिल करवा दी और अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और काजल को शहर में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप मिल गई थी। गांव के लोग अब मानसी को सम्मान की नज़रों से देखने लगे थे। पहले जो औरतें उसे ताना मारती थीं, वे अब उसकी बातें सुनने लगी थीं। हवेली में भी माहौल बदल रहा था। ठकुराइन, बिंदिया और सारिका अब मानसी की हर बात को गौर से सुनती थी। एक दिन जब मानसी और बिंदिया बच्चों को पढ़ा रही थी, ठकुराइन वहां आई। उन्होंने कहा, दुल्हन, तुमने जो किया वो कोई आम बात नहीं है। गांव की बेटियां अब सपने देख रही हैं। तुमने हमें भी सिखाया कि चुप रहना गलत है। मानसी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, ये सब आप सबके साथ के बिना मुमकिन नहीं था। सारिका ने हंसते हुए कहा, छोटी, तुमने तो हमें भी जगा दिया। अब मैं भी सोच रही हूँ अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, चाहे वह बेटा हो या बेटी। बिंदिया ने उत्साह से कहा, भाभी, तुमने गांव को बदल दिया। अब मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बड़ा करूंगी। मानसी का दिल गर्व से भर गया, लेकिन उसकी नज़रें विराट की ओर उठ गई, जो बड़े गर्व से उसे निहार रहा था। फिर एक जब हवेली के हॉल में जब सब इकट्ठा थे तो ठकुराइन ने बात शुरू की, मुन्ना, तुमने और मानसी ने जो गांव में किया वो देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। भले ही ठाकुर साहब और अमरेंद्र को ये सब पसंद नहीं आ रहा हो, पर अब हम नहीं रुकेंगे। विराट ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, अगर औरतें बदलेंगी नहीं तो ये हवेली भी एक दिन टूट जाएगी। मानसी सही कह रही है, मैं उसके साथ हूँ। ठकुराइन की आंखें नम हो गई। मुन्ना, तुमने मुझे अपनी माँ होने का गर्व दिया। हम सब दुल्हन के साथ हैं। मानसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, विराट, तुम और ये परिवार मेरे लिए कितना मायने रखते हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन आज मैंने इन सब का दिल भी जीत लिया, शायद तुम्हारे प्यार की ताकत की वजह से। लेकिन ये खुशी, तसल्ली और शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकी। एक दोपहर जब मानसी गांव की औरतों के साथ संस्था की मीटिंग से लौट कर आई तो अमरेंद्र ने फिर से हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मानसी, ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? गांव की औरतों को भड़काना, संस्था बनाना, लड़कियों को बिगाड़ना, ऐसे आवारे छूटे सांड की तरह घूम कर पूरे तुमने हमारे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिला दी। मानसी के कुछ कहने से पहले ही ठकुराइन और बाकी सब औरतें वहां आ खड़ी हुई। तो भड़के, तुमने हवेली और कुल की मर्यादा में कितने चार चांद लगा दिए, जरा हम भी तो सुने। पूरा दिन गुंडागर्दी के सिवा तुम करते क्या हो? ठाकुर साहब ने दहाड़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो ठकुराइन? तुम हमें मर्यादा सिखाओगी? ये गांव हमारे इशारों पर चलता है। इस जैसे शहर वालों ने यहाँ की रीत को बर्बाद कर दिया है। तुम एक बदचलन औरत की तरफदारी करते हुए हमारे सामने खड़ी हो गई। इससे ज़्यादा हमारी इज्जत को मिट्टी में कौन मिलाएगा? दफ़ा हो जाओ, कभी हमारे सामने मत आना। ठकुराइन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बदचलन, आवारा, ये शब्द सुनकर मानसी का दिल जैसे टूट सा गया। बाऊजी, आप मुझे बदचलन कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ सच के लिए लड़ रही हूँ। ठाकुर साहब ने और गुस्से में कहा, चुप रहो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल दूंगा। मानसी की आंखें नम हो गई। वह चुपचाप हॉल से बाहर चली गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी।
वह बिना कुछ सोचे बारिश में भीगने लगी। ठाकुर साहब के शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। मैंने क्या गलत किया? क्या सच बोलना और हक के लिए लड़ना इतना बड़ा गुनाह है? वह बारिश में भीगती रही और उसका मन टूटता जा रहा था। थोड़ी देर बाद चंदा की नज़र उस पर पड़ी तो वह बारिश में अचेत पड़ी भीग रही थी। उस रात मानसी को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर गर्म था और वह बुखार से बड़बड़ा रही थी। माँ, मैंने क्या गलत किया? विराट, तुम कहाँ हो? विराट जब बाहर से लौट कर आया तो उसे सब तमाशा का पता चल गया। वह तुरंत मानसी के पास पहुंचा। उसने ठकुराइन से कहा, माँ, डॉक्टर को बुलाइए, मानसी की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी लेकिन कहा कि मानसी को आराम और देखभाल की ज़रूरत है। विराट रात भर उसके पास बैठा रहा। वह उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखता, उसके बालों को सहलाता और उसकी उंगलियां थामे रहता। मानसी, तुम ठीक हो जाओ, कितना काम अभी बाकी है। तुम ऐसे बीमार कैसे पड़ सकती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ में दर्द था। वह बिना शब्दों के अपना दिल खोल रहा था। उसकी आंखों में प्यार और चिंता साफ झलक रही थी। रात के किसी पहर मानसी को हल्का होश आया। उसने देखा कि विराट उसके पास बैठा है। उसने कमज़ोर हाथ से उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली। विराट, तुम यहाँ हो? विराट ने उसका माथा सहलाया। हाँ मानसी, मैं यहीं हूँ, हर वक्त तुम्हारे पास। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बालों में उंगली फिराते हुए विराट ने कहा। मानसी की आंखों में आंसू थे। विराट, क्या मैं बदचलन? कहते हुए मानसी फफक कर रो पड़ी। उसके दिल को लगी ठेस बहुत गहरी थी। विराट ने उसके आंसू पोंछे और फिर उसकी उंगलियों को चूमते हुए कहा, तुम क्या हो ये मैं जानता हूँ मानसी। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। कहते हुए उसने मानसी को गले से लगा लिया। उस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरी मिट गई। बुखार की गर्मी में भी उनके दिल एक दूसरे के लिए गर्माहट से भर गए। मानसी ने भी उसकी उंगलियों को कस कर पकड़ ली, जैसे वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। अगले कुछ दिन में मानसी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। विराट दिन रात उसकी देखभाल में लगा रहा। हवेली की औरतें भी उसकी चिंता में डूबी थीं। बिंदिया ने कहा, भाभी, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, गांव की औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सारिका ने हंसते हुए कहा, छोटी, तुमने हमें सिखाया कि हार नहीं माननी है। अब तुम भी हार मत मानो। ठकुराइन ने मानसी का माथा चूमते हुए कहा, दुल्हन, तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत काम बाकी है। मानसी का मन हल्का हो गया। वह सोच रही थी, विराट, तुमने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं, एक नई ताकत दी है, नए रिश्ते और नया परिवार दिया है। हमेशा दुनिया से अकेले लड़ने वाली मानसी अब अकेली नहीं है। उस दिन शाम को विराट को उसकी फाइल नहीं मिल रही थी। फाइल मिली तो एक ज़रूरी रसीद नहीं मिल रही थी। अलमारी में रखे ज़रूरी कागज़ों को खंगालते हुए उसके हाथ में एक लिफाफा आ गया, जिसे देखते ही विराट ठिठक गया। धड़कते दिल से उसने लिफाफे को खोल कर देखा। ये तो वही था, उन दोनों की मैरिज का वह कॉन्ट्रैक्ट, जिसके हिसाब से उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ 1 महीने में ख़त्म होने वाला है। ये उनके इस अनुबंध का आखिरी महीना था। विराट का दिल बैठ गया। वह तो मानसी के प्यार में इतना डूब गया था कि कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही गया था। क्या ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने के लिए शेष बचा है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मानसी को खो नहीं सकता। पर क्या हक है मेरा मानसी पर? उसने तो कभी अपने मन की बात खुलकर जाहिर भी तो नहीं की। उधर मानसी अपने कमरे में थी जब उसका फ़ोन बजा। गांव के नज़दीक नया टावर लगने से अब फ़ोन के नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी।
मानसी ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। ये उसकी माँ की आवाज़ थी। मानसी, बेटी तुम ठीक हो ना? जानती हो मैंने सपना देखा कि तुम बीमार हो। मेरा तो मन बेचैन हो गया मेरी बच्ची। मानसी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। आप फिजूल में इतनी चिंता कर रही हैं। भला सपने भी सच होते हैं। आप बताइए आप कैसी हैं? माँ ने कहा, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। बस तुम्हारे घर लौटने के दिन गिनना शुरू कर दिया है। घर लौटना? हाँ मानसी, तुम्हें याद है या भूल गई कि तुम्हारी इस नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल पूरा होने वाला है। बस 1 महीना और बचा है। अब तुम जल्दी लौट आओ और यहीं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। वैसे भी अब तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने चाहिए। माँ की बात सुनकर मानसी का दिल धक से रह गया। क्या 1 साल पूरा होने वाला है? लेकिन मैं ये सब छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे माँ के पास तो जाना है, लेकिन क्या मैं हमेशा के लिए इन सब को छोड़कर कभी न आने के लिए वापस लौट पाऊँगी? क्या मानसी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हवेली और विराट को छोड़कर वापस लौट पाएगी? क्या ठाकुर साहब की चेतावनी फिर से मानसी को खतरे में डालेगी? तो दोस्तों, ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।